जस्ट कुछ टाइम पहले की न्यूज़ है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को क्लियरली वार्न करा है कि भाई अगर आपकी इंडिया पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई तो हमारा जो प्रोग्राम आपके साथ चल रहा है ना, जिसमें हम आपकी इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम रोक देंगे या एटलीस्ट रोकेंगे नहीं तो मॉडिफाई कर देंगे। और ऐसा मॉडिफाई करेंगे जो कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है। ऑलरेडी आईएमएफ पाकिस्तान को बहुत ही ह्यूमिलेट कर रहा है। अभी रिसेंटली जो आईएमएफ ने ग्रांट दी थी पाकिस्तान को कुछ बिलियन डॉलर्स की या 1 या 1.5 बिलियन डॉलर्स की, तो उस ग्रांट पे उन्होंने 11 और कंडीशन ऐड कर दिए। 39 रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलता था ये पाकिस्तान, लेकिन अब उनके ऊपर 11 और ऐड कर दी गई और टोटल मिला के अभी 50 हो चुके। जैसे कोई स्कूल जैसे कोई स्कूल चल रहा हो, स्कूल में 50 रूल से आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। अब यहाँ जो प्रोग्राम है जो आईएमएफ ने चला रखा है, ये क्या सीन है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितने रुपये मिलते हैं, इसके बारे में लास्ट में बताऊंगा। पहले कुछ ऐसी बातें करनी जरूरी है। जो कि सबसे पहला सवाल आता है कि पाकिस्तान ऐसा कौन सा स्पेशल कंट्री है जिसको आईएमएफ लोन देती रहती है, जबकि बहुत सारे कंट्रीज है उन जिनको कभी लोन दिया गया नहीं है। सबसे पहले एक जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे पूरे दशकों से कई दशकों से बेचारा हाइपर इन्फ्लेशन का शिकार हुआ है। महंगाई आंधी है, वहां पे इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही। तो वहां पे आईएमएफ सिर्फ सिंबॉलिक जैसे देती है कि भाई ये कर लो वो कर लो, कोई रियल हेल्प नहीं करती। उनकी कोई बेल आउट का प्रॉपर पैकेज उनके पास नहीं है। उनके लिए वेनेजुला के एक कंट्री है, उसको भी कोई बेल आउट पैकेज नहीं, कोई हेल्प नहीं मिलती। वो भी बेचारा काफी लंबे टाइम से इकोनॉमिक कोलैप्स फेस कर रहा है। वहां के लोग क्यों फेस कर रहे हैं उसको आईएमएफ देखती नहीं है। एटलीस्ट देखती है तो पाकिस्तान जैसी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देती। तो ये सीन क्या है, सीन जो है वो बहुत ही अलग ही स्टेज है। थोड़ा सा स्टेज पे ये है कि जब आप पाकिस्तान को एज एक मिलिट्री पावर देखते हैं तो आपको क्या देखता है, सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा उनके न्यूक्लियर पावर पे, है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब्स पे। क्योंकि पाकिस्तान एक अकेला ऐसा कंट्री है जो पूरी दुनिया में जिसकी इकोनॉमी जो है वो अपने लोगों को खाना तक नहीं खिला पा रही या उसको गैस तक नहीं दे पा रही जिसपे आग जलती है, और फिर भी उसके पास न्यूक्लियर बम्स है। ये एक ऐसी अकेली कंट्री पाकिस्तान, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस बात का फायदा उठाते हैं बहुत ही लंबे टाइम से। अब फायदा कैसे उठाते हैं, पाकिस्तान का साइलेंटली ये स्ट्रेटेजी रहती है कि चिल्ला चिल्ला के कोई तो कोई नहीं बोलता। साइलेंटली ये स्ट्रेटेजी रहती है कि लोन लेने के लिए, लोगों को कन्विंस करने के लिए बाहर की कंट्रीज को, आईएमएफ को या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को भी आपने अगर हेल्प नहीं करी तो कोई डिजास्टर हो सकता है, या तो कोई रेडिएशन लीक हो सकती है, या कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। फिर ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से हम उसका कुछ भी कर नहीं। हमारे लोग जब इकोनॉमी कोलैप्स करेगी, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, तो फिर मिलिट्री के पास भी पैसे नहीं होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के पास भी पैसे नहीं होंगे, तो न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर की फैसिलिटी को ढंग से मैनेज करके रखते हैं, उनके पास भी पैसा नहीं होगे। तो जब गरीबी आती है तो इंसान क्या करता है, फिर वो कुछ भी करने पे कोई भी हद से गुजरने को तैयार हो जाता है। देख लो भाई, हमारा जो न्यूक्लियर बॉम्ब है ना, ये न्यूक्लियर अर्सनाइज, इसमें यूरेनियम प्लेटिनियम है। ये देख देख लो कि कोई बेच ना दे, क्योंकि हम रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ब्लैक मार्केट बेच देगा तो लफड़ा हो जाएगा। इसलिए हमें जो है पैसे की जरूरत पड़ती है, और यह एक मेजर रीजन बन जाता है दुनिया को इस बात के लिए कन्विंस करने के लिए कि पाकिस्तान को लोन दो, हमें जरूरत है, हमें अपनी कंट्री को रिवाइव करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है और बहुत दिक्कत वाली चीज है। और यह मैं कोई हवा में बातचीत नहीं कर रहा हूँ कि भाई मैंने कहीं भी अपना एनालिसिस उठा लिया, बना लिया दिमाग में और हो गया। ये रियल में हो चुका है पास्ट में। एक बंदा था जिसका नाम था यूब खान, एक एक्सीडेंट बन गया था। इस बंदे का नाम था अब्दुल कादिर खान। इसको फादर ऑफ न्यू पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बोलते। क्यों बोलते इस बात का कोई मतलब नहीं है। इस बंदे ने किया क्या था कि इस बंदे ने ना ईरान, नॉर्थ कोरिया और यहाँ तक कि बहुत ही छोटे छोटे जो कंट्रीज होते हैं जैसे लीबिया, इनको इसने 1990 के टाइम पे, यहाँ 2000 सन 2000 आने तक इसने न्यूक्लियर की सिगरेट थे वो इन कंट्रीज को बेच दिए थे। अब आप इमेजिनेशन कर सकते हो कि देख लो लिटरली बेच दिए गए थे। हालांकि जब पूरी दुनिया के सामने सारी चीजें आई तो पूरा जो नेटवर्क था उसको बंद कर दिया गया। लेकिन ये प्रैक्टिकली हमारे पास प्रूव है
कि जो इन्होंने स्पेशल जो न्यूक्लियर पावर की जो इंफॉर्मेशन है वो उसको बेच दी गई थी, और इसलिए जो पाकिस्तान में एक स्पेशल कंट्री की तरह ट्रीट करा जाता है, और वो अपने रिक्वेस्ट करने में वो पीछे नहीं हटता। भाई हमें कि लोन दे दो, लोन दे दो, हमें अपनी कंट्री को रिवाइव करना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा मेजर रीजन ये बन जाता है जियो पॉलिटिकल भी रीजन है। उन रीजन को भी समझना पहले जो पॉइंट है ना वो न्यूक्लियर पावर से ही कनेक्टेड है। देखिए पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है ना जो सीधे सीधे समुद्र से जुड़ा हुआ है, और जो कंट्री समुद्र से जुड़ा हुआ होता है ना वो वैसे भी यहाँ तो उसके लिए बहुत अच्छा हो जाता है या दुनिया के लिए डेंजरस हो जाता है, क्योंकि समुद्र के थ्रू होता है ट्रेड, और जब ट्रेड होता है ना तो समुद्र की थ्रू तो चीजें पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे टाइम पे पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर होना भी, उसके बगल में कौन कौन से कंट्रीज है, अफगानिस्तान, थोड़ा और आगे जाएंगे तो ईरान, और जिसका एक लंबा अरसा एक्टिविटीज के कनेक्शन रह चुके हैं और इंस्टेबिलिटी रह चुकी है। एक तरीके से ये मान सकते हैं कि ऊपर चाइना है तो ये बहुत ही एक डेंजरस बन जाती है बात। भाई अगर यहाँ पे पाकिस्तान में ना इंस्टेबिलिटी हो तो सीधे सीधे न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं ना उनको लीक होना या शेयर होना इजी हो जाएगा। और अगर आप इमेजिन करके देखो कि अगर ब्लैक मार्केट तक इस तरीके से न्यूक्लियर एसेट्स पहुंच गए, बात यहाँ पे सिर्फ यूएसए या फिर चाइना या बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज की नहीं है, बात यहाँ पे सारे कंट्रीज की है। यूएसए, चाइना, रशिया, यूरोपियन कंट्रीज, ये सबके सबकी कंट्रीज में कहीं ना कोई ऐसा एक रिबेल ग्रुप है, रिबेल या फिर एक टेररिस्ट ग्रुप है जो उसको धमका रहा है कि उनके हाथ में अगर न्यूक्लियर एसेट्स लग गए तो फिर उन कंट्रीज से क्या हो सकता है ये कोई नहीं बता सकता, और ग्लोबल इमरजेंसी हो जाएगी। भगवान ही जाने फिर क्या होगा। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा जियो दूसरा जियो पॉलिटिकल पॉइंट यह है कि आईएमएफ ने 16% वोटिंग पावर होल्ड करता है यूएसए, जो सबसे ज्यादा। उसके बाद आता है जापान जो कि 9% पे है। 16% अच्छी खासी पावर है, ऊपर से यूएसए के पास में एक वीटो पावर भी है, और उसमें अकेले के पास मतलब अगर वो ना चाहे तो कोई भी बेल आउट पैकेज साइन नहीं हो सकता। और यूएसए ने लॉन्ग टर्म अपने इस इन्फ्लुएंस का फायदा उठाया। जैसे अफगानिस्तान का जब वॉर हुआ था, अफगानिस्तान में जितना भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बगल में पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के थ्रू आप चीजें मैनिपुलेट कर सकते हो अफगानिस्तान के अंदर। और वही चीज पास्ट में करी गई है तो उसमें आईएमएफ का अच्छा खासा इस्तेमाल होता रहता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान को एक तरीके से टेस्ट सब्जेक्ट बताता है, ठीक है। मानता है कि अगर किसी की इकोनॉमी कोलैप्स होती है, वहां पे टेररिज्म भी है और वहां पे वो भी है, ये भी हो, फलाना ढिमकाना जो भी है, तो उस कंट्री को अगर पैकेज देंगे तो हम किस तरीके से फ्यूचर में उस कंट्री को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। ये उनकी मैथोलॉजी होती है। एक तरीके से शो करने की कोशिश होती है कि भाई हमारा यह टेस्ट सब्जेक्ट है, अगर हम टेस्टिंग नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि फ्यूचर में अगर किसी कंट्री पे ऐसी सिचुएशन आए तो कैसे निकलना है बाहर। तो एक तरीके से इसे आप अपना बहाना मान लो या आप इस रियलिटी मान लो, वो आपकी चॉइस है। चौथा पॉइंट आता है चाइना का। चाइना का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, और चाइना नहीं चाहता कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो 100% कोलैप्स हो जाए। वो ये भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो उठ के बहुत अच्छा कंट्री भी बन जाए। बस कॉलेज नहीं जाता, क्योंकि अगर कॉलेज हुआ तो फिर चाइना का जितना भी बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है सारा का सारा काफी खराब हो सकता है। पांचवा आता है सऊदी यूएई, और जो गल्फ कंट्रीज का सपोर्ट है उनका ज्यादा कुछ खास नहीं है। उनका यह सीन है कि भाई अगर आईएमएफ लोन दे रहा है तो फिर हम भी कुछ ना कुछ भी देंगे, क्योंकि आईएमएफ का अपना एक स्ट्रक्चर है किसी को भी लोन देने का। अगर वो लोन दे रहा है तो ठीक है, हमें भी समझ सकते हैं बात को और हम भी सपोर्ट कर देंगे। वैसे भी यूएसए के साथ अच्छे कनेक्शन है तो बात बनी जाती है। तो सारे स्ट्रेटेजिक रीजंस है जिनकी वजह से पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से बेल आउट पैकेज मिलता है, और पाकिस्तान एक ऐसा पैसेल कंट्री की तरह ट्रीट करा जाता है, जिम्बाब्वे की तरह ट्रीट नहीं करा जाता। अब आता है आईएमएफ का जो प्रोग्राम है ये क्या है और इसका क्या पूरा सीन है, चलिए समझते हैं। इस प्रोग्राम शुरू हुआ था 2019 में, मई जुलाई में, और इसका जो एंडिंग डेट थी ना प्रोग्राम शुरू होने के एंड तक वो 2022 है, ठीक है।
लेकिन 2022 ये वो निकल गया और यह प्रोग्राम बार बार एक्सीडेंट होता रहता है। स्टार्टिंग में डॉलर बिलियन इसको असाइन हुए थे, लेकिन आज की डेट में 7 बिलियन इसको एक्सीडेंट करा दिया गया है। ये धीरे धीरे जो पैसे $7 बिलियन से असाइन होता है पाकिस्तान, ताकि वो कुछ अच्छा कर सके, और बार बार क्वार्टरली मतलब साल के 4 हिस्सों में थोड़ा उस हिसाब से वो एनालिसिस करते रहते हैं कि पाकिस्तान कैसे कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है, और उसके हिसाब से पैसा रिलीज करते रहते हैं। अब आपको मैं एक स्पेशल चीज बताता हूँ कि ये तो मैंने बता दिया कि ये बेल आउट पैकेज है। क्या स्पेशल चीज है ये कि देखो, आपको पता है कि यूएसए जो है वो बहुत ही पावरफुल इन्फ्लुएंस रखता है आईएमएफ के ऊपर, ठीक है, इतना पावरफुल इन्फ्लुएंस रखता है। आईएमएफ जो है ना वो 85% जब तक मेजोरिटी नहीं होती किसी को लोन देने की या बेल आउट पैकेज देने की, तब तक देता नहीं है। सुपर मेजोरिटी बोलते हैं इसको। इसको हर बार यूएसए जो है वो कहीं ना कहीं चाहे थोड़ा अपोज करे, चाहे थोड़ा मैनेज करके, और 85% मेजोरिटी हासिल करवा ही देता है। इसकी वजह से बेल आउट पैकेज उसको मिलता है। ऐसे यूएसए को क्यों करता है, इसको मैं आपको एक रीजन बताऊंगा और आप सारा कुछ समझ जाओगे। अप्रैल 2022 में इमरान खान की गवर्नमेंट को ना कॉन्फिडेंस में मोशन में लाया गया, और इसमें यूएसए पे बहुत ज्यादा इलिगेशन लगे। ठीक है, स्पेशल स्पेशल यूएसए की जो सीक्रेट एजेंसी है होती है कि भाई यूएसए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस रीजन चेंज पे इमरान खान का हटाने में, क्योंकि इमरान खान जो है वो यूएसए की बात नहीं सुन रहा था और रशिया के साथ डील करने की चाह रहा था, और रशिया में ऑयल खरीदने की भी बात कर रहा था। मई 2023 में इमरान खान को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये टाइमलाइन ध्यान रखना, अब मई 2023 में और उसके एक महीने बाद जून 2023 में आईएमएफ सडनली $1 बिलियन का पाकिस्तान को अप्रूव करा देती है। एक पैकेज और अजीब बात है कि ये इमरान खान कई कई महीनों से बहुत सारे गल्फ कंट्रीज और आईएमएफ इन सारी जगह पे विजिट कर रहे थे, ताकि उन्हें कन्विंस करे कि भाई हमें हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करना है और हमें जो इस पैसों की जरूरत है, हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्लीज हमारे जो पैकेज है उसको रिलीज कर दो, हमें पैसा दे दो। और थोड़ा सा पैसा नहीं मिला। इमरान खान को कई महीनों तक कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, लेकिन अरेस्ट होने के बाद सिर्फ एक महीने बाद $3 बिलियन मिल गए। बाकी मैं आपकी इमेजिनेशन पर छोड़ता हूँ, ठीक है। आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, खैर ये जो सारा कुछ मिलता है ये शर्तों पे मिलता है। पाकिस्तान के ऊपर इस टाइम पे 50 शर्तें 11 और जोड़ दी गई, और 50 शर्तें आपको माननी पड़ेगी। एट द सेम टाइम आयरनी देख लो आप कि पाकिस्तान में यूएसए के अगेंस्ट बहुत प्रोटेस्ट होते हैं कि भाई इसराइल का सपोर्ट कर रहा है कि सारी कंपनीज हैं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट होती है। कोको कोला, मैकडोनल्ड्स, यहाँ पे इनके पोस्टर का या कोको कोला को हटा देते हैं कि नहीं पियेंगे प्रोटेस्ट में, ठीक है। वेस्टर्न सपोर्ट पर पता है सच्चाई क्या है। कोको कोला हटेंगी ना, वहां से मैकडोनल्ड्स भी नहीं हटेंगे, आउटलेट्स भी हटेंगी, क्यों नहीं हटेंगे? नहीं, क्योंकि आईएमएफ जब लोन सेक्शन करती है ना तो ये मेक श्योर करती है कि जो जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो आपको यहाँ अच्छे से ऑपरेट करे और आप उनको ऑपरेट करने की फैसिलिटीज को अवेलेबल कराओ। ये आईएमएफ का प्रेशर होता है कि ये सारी अमेरिकन कंपनीज या फिर अमेरिकन के बाहर भी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है ये चलेगी ही चलेगी। आर्यन ये है कि सोचने की जरूरत अब पाकिस्तान की जनता को है।